नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। बताते चले कि आज यूसीसी की जो बैठक है वो होने जा रही है और साथ ही बताते चले कि यहां पर किस तरह से मंजर रहेगा वो आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की जो अध्यक्षता में समिति आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में ड्राफ्ट सौंपेगी और ड्राफ्ट मिलने के बाद कल पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में इसे मंजूरी देंगे। और साथ ही बताते चले यहाँ पर आप देखिए कैबिनेट के अंदर जब इस पर पूरी तरह से सहमति बनती है तो फिर किस तरह से बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। धामी सरकार 6 फरवरी को यूसीसी को यहाँ विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है और लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी पूरी तरह से जोर शोर से है। तो जाहिर तौर पर समझिए कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट है उसकी तारीफ अब नजदीक क्या आज ही आ गई है। तो जाहिर तौर पर समझिए कि जब ये पेश होता है तो किस तरह से इस पर बदलाव देखा जा सकता है। सीधा संपर्क करेंगे, संवाददाता धनराज ने हमारे साथ इस वक्त संपर्क उनके साथ हमारा जुड़ चुका है। धनराज, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से यूसीसी की बैठक को लेकर बात उठ रही थी, आज 2 फरवरी है और किस तरह से ये पूरी बैठक रहेगी, कौन कौन इस बैठक के अंदर है? बिल्कुल, देखिए आशा, आपको बता दूं कि जो आज कहा जा सकता है कि जो यूसीसी को लेकर सभी लोगों की निगाहें कहीं ना कहीं उत्तराखंड पर टिकी हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई थी वो आज ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री आवास में लगभग 11 बजे के करीब सौंप देगी। और उसके बाद देखिएगा कि कल कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, उसमें वो उसको पेश करेंगे और उसको पेश करने के बाद ही आप देखिएगा कि जो विधानसभा सत्र बुलाया गया है, यानी कि विशेष रूप से एक विधानसभा सत्र बुलाया गया है जो कि 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक चलेगा। और इसी बीच कहीं ना कहीं उस यूसीसी का जो विधेयक है उसको भी सदन के अंदर पटल पर रखा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यूसीसी अब उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा, क्योंकि सभी की निगाहें सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि सवाल यहाँ पर ये है कि जब मैनिफेस्टो लाया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस वक्त सबसे पहले मुद्दा यूसीसी का ही सामने रखा गया था, जिस पर पुष्कर सिंह धामी ने काम भी किया और वो ट्वीट के जरिए बताते भी नजर आए। क्या लगता है कि अगर इस पर सहमति बनती है और ये पास हो जाता है तो फिर बदलाव किस तरह से रहेगा? आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस दिन पद ग्रहण की थी उसी दिन उन्होंने यूसीसी को लेकर बयान दिया था कि वो उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लाएंगे। और अब देखेगा कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था तो कहीं ना कहीं वो वादा उनका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और लाजमी है कि जब यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लागू होगा तो इससे कई बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा कि जहां पर यूसीसी कानून लगाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि अभी तक किसी भी राज्य में ये यूसीसी कानून नहीं लगाया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक पहले ऐसे व्यक्ति होंगे कि जो यूसीसी उत्तराखंड के अंदर लाएंगे। चलिए धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा धनराज हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से आज अपनी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सौंपी जाएगी और अगर इसमें पूरी तरह से सहमति बनती है तो फिर कानून में किस तरह से बदलाव हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने वाली विशेषज्ञ समिति आज ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप देगी और यूसीसी पर विधेयक पारित करने के बाद यहाँ आप देखिए 5 फरवरी से उत्तराखंड राज्य विधानसभा का 4 दिन का विशेष सत्र यहाँ बुलाया गया है और विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने से पहले मसौदे पर राज्य मंत्रिमंडल में चर्चा भी की जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की तरफ से भी बात जो है वो सामने रखी गई है। उनका कहना है कि यूसीसी प्रदेश के हित में आवश्यक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी यहाँ पर पहली कैबिनेट में यूसीसी का विषय जो है वो सामने रखा था और उसके समक्ष ही वो काम करते नजर आ रहे हैं। तो संपूर्ण कैबिनेट द्वारा इस पर सहमति जताई गई थी और ये अब बड़ा यहाँ पर मुद्दा बनता नजर आया। लेकिन उस बीच में हर्ष का विषय भी है और उच्च कमेटी की तरफ से अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। जो वादा किया गया था उसे पूरा किया गया है। अब यूसीसी के माध्यम से महिलाओं के हित और ज्यादा सुरक्षित होंगे। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में यूसीसी का ही विषय कैबिनेट के समक्ष भी आया था, जिस पर संपूर्ण कैबिनेट ने उसमें सहमति भी व्यक्त करी थी। और आज हर्ष का विषय है कि यूसीसी का उसका ड्राफ्ट जो है कमेटी ने तैयार कर लिया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी को वो हैंडओवर भी करेंगे और मुझे लगता है कि अब की बार का जो ये हमारा सत्र है उस सत्र में यह आने भी जा रहा है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का कथन है। तो ये एक वादा को जो हमने कहा है और हमने उसे करके दिखाया है
उसका मैं समझती हूँ कि पूरा ये फाइनल स्वरूप है। और बहुत मुझे लगता है कि इस यूसीसी के माध्यम से निश्चित रूप से महिलाओं के हित और सुरक्षित होंगे, महिलाएं इसमें और मजबूत होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोषण जो यूसीसी न होने पर हम लोग देखते हैं वो महिलाओं के साथ ही शोषण होते हुए देखते हैं। मुझे लगता है यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के साथ में महिलाओं का शोषण न्यूनतम होगा। विधानसभा सत्र 5 से 8 फरवरी तक आहूत किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता बिल 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा और सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष यहां ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा की जो बैठक है वो हुई है और बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तय किया गया है। तो सत्र के पहले दिन विधानसभा सदस्य के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा, जिससे सदन में अन्य विधायी कार्य नहीं होंगे। और वहीं कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि विधानसभा संचालन का जो समय है उसे बढ़ा दिया जाए। विधानसभा संचालन नियमावली कहती है कि 1 साल में 60 दिनों तक सत्र चलना चाहिए और सरकार के जो हालात हैं ये वो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि वे 5 साल में भी 60 दिनों का सत्र संचालित नहीं कर सकते हैं और अगर सत्र लंबा होगा तब भी कई मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएंगे, कई तरह की बातें सामने आएंगी और अभी राज्य में अनेकों मुद्दे शिक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार संबंधी कई देखने को मिल रहे हैं जैसे सत्र में उठाया जा सकता है, लेकिन अब अभाव के कारण इन सभी मुद्दों पर गंभीर चर्चाएं नहीं हो पाती हैं। देखिए, कांग्रेस हर बार ये चाहती है कि पहले तो विधानसभा सत्र की जो समय सीमा है वो बढ़ाई जाए। हमारा जो विधानसभा संचालन नियमावली है उस नियमावली ये कहती है कि 1 साल में कम से कम 60 दिन सत्र चलना चाहिए और सरकार के हाल ये है कि वो 5 साल में भी 60 दिन को चलाने को तैयार नहीं है। अगर सत्र लंबा चलेगा तो जन समस्याएं उठेंगी, उनका समाधान सरकार करेगी और जनता का हित होगा, लेकिन सरकार नहीं कहीं भी जनता की समस्याओं का समाधान करने के हित में नहीं दिखती। विधानसभा सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, किसानों के लिए जो है ऋण माफी की जो बात कही थी, इन सब मुद्दों पर और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और लोग भी अलग अलग जंगली जानवरों से जो नुकसान मानव का हो रहा है आज पूरे प्रदेश में, इन सब चीजों पर। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश किया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार पर उठाए गए कदमों का ब्यौरा दिया और साथ ही बताते चले कि जो उपलब्धियां थी वो सामने रखी गई। इसके साथ ही बजट 2024 में शामिल प्रावधानों का भी जिक्र किया गया। तो बजट के बाद अब आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर शुरू हो गया है, जहां एक और भाजपा इसे गरीब कल्याण वाला बजट बता रही है तो वहीं कांग्रेस ने इसे निराशा वाला बजट बता दिया है। और भाजपा के प्रदेश जो प्रवक्ता हैं, यहाँ पर प्रदेश प्रवक्ता की बात हो रही है, वीरेंद्र बिष्ट, उन्होंने कहा कि बजट गरीब कल्याण का बजट है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये बजट पेश किया गया है और बजट कई योजना का समावेशी बजट है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया और इस बजट को उत्तराखंड से लाभ मिलने वाला है। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने इस बजट को निराशाजनक बता दिया है। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि किस आधार पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्ण बजट यहां जुलाई में पेश किया जाएगा। तो देश में लोकसभा चुनाव है, किसकी सरकार आएगी ये जनता तय करेगी। उन्होंने कहा कि इस बजट से युवाओं को उम्मीद थी, लेकिन युवाओं को निराशा हाथ लगी है और इस बजट में किसी के लिए भी कुछ नहीं था। बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, ये बहुत निराशाजनक बजट है। और जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम जुलाई में जो है विस्तृत बजट पेश करेंगे, वो किस आधार पर ये बात कह रही हैं। उससे पहले देश में लोकसभा के चुनाव हैं और उसके बाद किसकी सरकार आती है किसकी नहीं आती ये तो जनता के ऊपर है। और सरकार क्योंकि जनता की आंख में धूप झोंकने का प्रयास कर रही है। इस बजट से युवाओं को बड़ी उम्मीदें थी कि रोजगार की कोई राह निकलेगी, युवाओं को निराश होना पड़ा। महंगाई कम होगी, महंगाई कम करने के लिए कोई उपाय इसमें नहीं है। महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। टैक्स स्लैब का जो है स्तर बढ़ाने के लिए लोगों को उम्मीदें थी, वो भी सरकार नहीं कर पाई है। तो हर मामले में ये बजट फेल है। देश की सीमा सुरक्षा के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए भी इस बजट में बोर्ड फैसला करेगी। हालांकि वे इस मुद्दे पर भी कांग्रेस पर निशाना साधते ही नहीं थक रहे थे और आपको ये बताते चले, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक परिवार अपने नजदीकी लोगों को प्रत्याशी
बनाता है, जबकि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशियों का चयन करती है। ये भी बताते चलें कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इस बार भी बीजेपी सभी सीटों को जीतने की तैयारी में जुटी है। चुनाव जहां तक प्रत्याशियों की बात है, वहां पर कांग्रेस में तो एक परिवार ने घोषणा करनी होती है। जो वहां का एटीएम का काम करता है वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर प्रदेश वालों से भी पूछा जाएगा। सब सर्वे करने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बोर्ड निर्धारित करेगा जब उम्मीदवार घोषित। हल्द्वानी में यहां नजूल की जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने पर यहां नगर निगम का अभियान किस तरह से देखा गया है। नगर आयुक्त की तरफ से यहां पर अभियान जो है वो चलाया गया है। मुख्य नगर आयुक्त जो कि पंकज उपाध्याय हैं, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने जवाहर नगर क्षेत्र में टीम के साथ पहुंचकर जैम फैक्ट्री की 2 एकड़ से भी ज्यादा जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर कब्जा कर लिया और नगर निगम की जो जेसीबी है उन्होंने निर्माण कार्य को तोड़ते हुए नजूल भूमि को कब्जे में लेने का भी काम किया है। अब तक शहर में 3 जगहों पर 6 एकड़ से भी ज्यादा जमीन का कब्जा मुक्त करा दिया गया है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कि नजूल की ओर से जमीनों को भी चिन्हित किया जा रहा है। सरकारी भूमि पर जहां भी अतिक्रमण होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। आगे भी कब्जा हटाने का अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। जैम फैक्ट्री की लीज समाप्त हो गई थी, फ्री होल्ड नहीं है, नजूल जमीन है। नगर निगम को इसकी आवश्यकता है, नगर निगम का विस्तार हो गया है, नगर निगम को गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है। इन सभी तथ्यों को दृष्टि रखते हुए काफ़ी पहले एक पत्राचार किया गया था जिलाधिकारी महोदय से, तो उसमें सहमति बनी कि इसका उपयोग राजकीय हितों में किया जाए, जनहित में किया जाए। इसके दृष्टिगत आज हमने इसको भौतिक रूप से इसको अपने कब्जे में ले लिया है और जो लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे थे उनको निकाल दिया है। 1-2 महिलाएं यहाँ पर रह रही थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनको रहने की जगह नहीं है, तो हमने अगले 5 दिनों तक उनको रहने की व्यवस्था दे रहे हैं और अभी तारबाड़ करके इसको कब्जे में लेकर तत्काल इसे पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। कितनी जमीन थी और किसके कब्जे में? 3 एकड़ के लगभग जमीन लीज पर दी गई थी। भौतिक रूप से अभी यहाँ कुछ कम दिखाई पड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अतिक्रमण करके यहाँ पर मकान बन गए हैं, उस पर अभी हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैम फैक्ट्री का जो एरिया रिक्त था उसको हमने अपने कब्जे में ले लिया। सर अभी तक तत्काल रूप से नगर निगम की गाड़ियों को रखने के लिए पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सर अभी तक कितनी, क्योंकि बहुत कार्रवाइयाँ पिछले 3-4 दिनों के भीतर देखने को मिल रहे हैं, तो कितनी जमीन निगम के कब्जे में ले ली है जो सरकारी ले? बनभूलपुरा में लगभग 1.5 एकड़ है और ये टनकपुर रोड पर जो लगभग 2 एकड़ है और ये भी अभी मुझे लगता है कि 1.25-2 एकड़ के आसपास ये भी है। तो अभी मैं और देख रहा हूँ जो भी बड़े पीस ऑफ लैंड रिक्त पड़े हुए हैं, कम से कम पहले रिक्त तो कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। तो अभी मैं सर्वे करा रहा हूँ और जहाँ पर भी हमें ऐसी ज़मीन दिखाई पड़ेगी उसको अपने कब्जे में लेंगे और राजकीय हितों में, जनहित में उसका उपयोग करेंगे। नगर निगम की टीम लगातार जो नजूल भूमि है उस पर अपनी जो लोगों ने अवैध तरीके से उनको खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए कई ज़मीनों को अपने कब्जे में लिया है। ऐसे ही आज ये जैम फैक्ट्री के नाम से इस नजूल भूमि पर नगर निगम ने अपना कब्जा लिया है और कुछ लोग जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पर रह रहे थे उनको यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा गया है और यदि उनके लिए व्यवस्था नहीं है तो उसकी व्यवस्था के लिए जो रैन बसेरा है उसमें व्यवस्था भी करा दी गई है। मैडम पिछले 2-3 दिन में जो कार्रवाई हुई है, किसकी जमीन कब्जों में थी, कैसी जमीनें हैं? देखिए लगभग काफ़ी ज़मीन इसमें से खाली पड़ी हुई थी, लेकिन ये सूचना है कि स्टाम्प पर इन ज़मीनों को खरीदा बेचा जा रहा है। वो लोग अभी सामने नहीं आए हैं। जो लोग भी सरकारी ज़मीन को खुर्द बुर्द कर रहे हैं वो अगर स्टाम्प लेकर सामने आते तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाती, पर अभी ऐसा कोई लोग सामने नहीं आ रहे हैं और ये ज़मीनें सूचना यही है कि इनको खरीदा बेचा जा रहा था। बिल्कुल ये जांच का विषय है और इस पर जांच भी की जा रही है। ऐसे कुछ स्टाम्प भी सामने आए हैं और उन पर निश्चित ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो आगामी लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इस क्रम में भाजपा सरकार द्वारा अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा कुमाऊं मंडल से होकर जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर पहुंचेगी और बताते चले कि जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत भी किया है। तो इस दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने निवास स्थान पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का कार्यक्रम किया है, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी से हुई है और आगामी 10 फरवरी को इस कार्यक्रम का समापन होगा। यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से प्रदेश में चौमुखी विकास किया है, देश के प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के साथ काम किया गया है।
जनप्रिय और लोकप्रिय 140 करोड़ देशवासियों के परिवारजन के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का कार्यक्रम दिया है। निश्चित रूप से 15 दिन का कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ 27 जनवरी से हुआ था, जिसका समापन 10 फरवरी को होना है। अभी हमारी कुमाऊं की यात्रा समापन की ओर है। गढ़वाल की यात्रा कल प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और इस अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का उद्देश्य है अपने अल्पसंख्यक समाज को जोड़ना। अल्पसंख्यक समाज ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ लिया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से चहुमुखी विकास किया है, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का काम हो, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने का काम हो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और देश के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। आज 10 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से देश का सबसे अति दलित, शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी ने योजनाएं दी हैं, उसमें चाहे उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जनधन योजना हो, आवास योजना हो, हर घर नल, हर घर जल योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, फ्री राशन की बात हो, फ्री वैक्सीन की बात हो, ऐसी सारी योजनाओं का लाभ लिया है। उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के अंदर कोई अल्पसंख्यक समाज का कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको अल्पसंख्यक समाज को लाभार्थी नहीं बनाया है। हम एक अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा के माध्यम से अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहनों से निवेदन करने के लिए आए कि 2024 का चुनाव नजदीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप अपना सहयोग कीजिए और बूथ स्तर पर जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र में रहता है वो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उसमें आपकी सहयोग के रूप में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से लाल किले से खड़े होकर कहेंगे कि जिस प्रकार से मैंने कहा था देश के 140 करोड़ देशवासियों और मुस्लिम देशवासियों, मैंने आपके हाथ में कुरान और कंप्यूटर दिया है और आप शिक्षित बनो, दीन की तालीम हासिल करो, दुनिया की तालीम हासिल करो। उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। पर्यटन नगरी धनौल्टी में मौसम का पहला हिमपात हुआ है, जिससे होटल व्यवसायियों व किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। इस बार क्षेत्र में काफी देर बाद देखिए सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और धनौल्टी पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटक स्थल है। और यूं तो पर्यटक गर्मियों के सीजन में काफी संध्या में धनौल्टी मसूरी घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन दिसंबर व जनवरी के महीने में भी पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने के लिए धनौल्टी, कानाताल, बुशंघाटा और साथ ही उनके साथ काफी संख्या में ये लोग आप देखिए। प्रदेश भर के ही राजकीय अस्पतालों में यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीपीपी मोड के जरिए सभी सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड कराए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि यहाँ प्रदेश के अधिकतर जिला और उप जिला अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं और अब उनका प्रयास सीएचसी में यहाँ रेडियोलॉजिस्ट के पदों की भरपाई करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल जिन सीएचसी में अल्ट्रासाउंड मशीनें वहां हैं, वहां आप देखिए रोटेशन के आधार पर जिला अस्पताल के ही रेडियोलॉजिस्ट को भेजकर अल्ट्रासाउंड करा दिया जाएगा। यानी कि अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा अगर किसी को नहीं मिल पा रही है तो उस पर भी काम होगा। स्टेट में भी कमी है, लेकिन हमारे अभी सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मैक्सिमम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट हैं। अब हमारा अगला प्रयास सीएचसी में रेडियोलॉजिस्ट के पद को क्रिएट किए जाने के हो रहा है। फिलहाल जहाँ जहाँ सीएचसी में हमारे अल्ट्रासाउंड मशीन है वहाँ पे हम जिला अस्पताल से रोटेशन के आधार पे रेडियोलॉजिस्ट को भेज के अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। हमारे स्टेट में भी कमी है, लेकिन हमारे अभी सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मैक्सिमम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेडियोलॉजिस्ट हैं। अब हमारा अगला प्रयास सीएचसी में रेडियोलॉजिस्ट के पद को क्रिएट किए जाने के हो रहा है। फिलहाल जहाँ जहाँ सीएचसी में हमारे अल्ट्रासाउंड मशीन है वहाँ पे हम जिला अस्पताल से रोटेशन के आधार पे रेडियोलॉजिस्ट को भेज के अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। हमारे स्टेट में भी कमी है, लेकिन हमारे अभी सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और
रामनगर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में सर के पिछले हिस्से में गोली लगने का मामला देखा गया है। घायल युवक को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। घायल युवक की पहचान लक्की कश्यप निवासी मोहल्ला बांबाघेर के रूप में की गई है और घायल युवक लक्की कश्यप ने बताया कि अपने कुछ दोस्तों के साथ यहां एमपी इंटर कॉलेज की क्रीड़ा मैदान में बैठा हुआ था और इसी दौरान पीछे से दो अज्ञात लोग पहुंचे हैं। तमंचे के साथ उन्होंने फायर कर दिया, मौके से फरार हो गए। वहीं इस मामले में अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मेरा नाम लक्की कश्यप। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले अपने घर से निकला था। मैं फील्ड में आकर बैठा, अभी ऐसी धूप निकली थी, फील्ड में आके गेम खेल रहा था। पीछे से हम 4-5 जने गेम खेल रहे थे, एमपी के फील्ड में गेम खेल रहे थे। अच्छा। और पीछे से 2 जने आते हैं और एकदम मेरे सर पे फायर मार दिया और मैं पीछे जितने में मुड़ा कोई नहीं दिखा मेरे को, सब भागते नजर आए थे। 2 जने थे, वो जैकेट पहनने की थी 2 जनों ने, बस इतना ही देखा मैंने। तो एमपी फील्ड की घटना है? हाँ, एमपी फील्ड की घटना है। अच्छा, किससे मारा? वो सामान था कोई गोल्डन कलर का। अच्छा, कहाँ पे लगी? ये लग रही है, मतलब वो थी, बंदूक थी? हाँ। देखिए, अभी एक सूचना मिली थी कि लक्की नामक किसी व्यक्ति को गोली मारने की सूचना थी, लेकिन हमारे द्वारा अभी जो मेडिकल और हॉस्पिटल से जानकारी की गई है, फायर आर्म इंजरी के कोई सबूत नहीं मिले हैं प्राइमरी ऐसा, और पूरे घटनाक्रम की हमारे द्वारा जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। तो ब्रिडकोल ने ही 16वां स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल संबोधित किया है और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महराज, पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे, एमडी ब्रिडकोल डीके यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महराज ने कहा कि प्रदेश में हिमालय की प्रकृति के अनुसार विकास करना आवश्यक है, साथ ही नई आधुनिक तकनीकी की मदद से ही उसमें इम्प्रूवमेंट लाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए रोपवे पुलों का निर्माण हो और इसमें वैज्ञानिक तकनीकी की मदद ली जा सके। स्थापना दिवस पर जो है हम लोग सबको बधाई दे रहे हैं और यहाँ पर सभी आए हैं, वैज्ञानिक आए हैं और कंस्ट्रक्शन के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो सब आए हुए हैं और यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उस पर चर्चा होगी कि निश्चित रूप में अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ अपनाई जाए और जो यहाँ की पर्यावरण की रक्षा कर सके। ब्रिजेस बनाने का काम है, रोड बनाने का काम है और मैं ये भी चाहता हूँ कि वर्नाकुलर रेलवे भी हमारे उत्तराखंड में बने, तो उसके बारे में भी चर्चा मैंने की है। तो निश्चित रूप में उत्तराखंड का तेजी से विकास हो और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होगी। आज ब्रिडकोल का स्थापना दिवस है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, उसको आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसमें कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस इन हिमालय पे डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें मेजर पोर्शन जो है हमारा हिमालयी क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पे कैसी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, कैसे हमको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर विचार विमर्श के लिए कई सारे लोग, टेक्निकल एक्सपर्ट्स IIT रुड़की के और कई 2-3 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम, ब्रिडकोल के सभी लोग, जो इंजीनियर्स हैं हमारे, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो हमारे कंसल्टेंट हैं, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे आशा है कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।